अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अपने YouTube चैनल एजुटेनमेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आज का लेक्चर हॉक्स मोनोलॉग पर अपलोड करने लगा था, लेकिन आप में से एक स्टूडेंट ने मुझसे इमरजेंसी में रब्ता किया और कहा कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को समझने में मुश्किल का सामना हो रहा है और मे बी कमिंग वीक में उसका पेपर भी है। और बताया ये गया है कि हो सकता है कि ये सवाल उसके पेपर का हिस्सा हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होगा। इसी वजह से मैं आज की वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं वही बात दोहराऊंगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेक्चर्स हर स्टूडेंट तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसे हम फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब अगर सवाल आ जाए एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स या एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो परेशान नहीं होना, दोनों का आंसर एक ही है। अब ये क्या है? दे आर 3 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। क्या है? नंबर 1 फॉर्मल वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स क्या होती है? व्हेन अ पोइट्री इज रिटन बाय फॉलोइंग द मीटर एंड राइमिंग स्कीम इज नोन एज फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री। मतलब फॉर्मल वर्ड्स में आपने मीटर भी फॉलो करना है और राइमिंग स्कीम भी फॉलो करनी है। मीटर क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन वो अलग वीडियो में, क्योंकि मीटर के बारे में अगर मैं डिस्कस करने लग गया तो वो 30 to 40 मिनट्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो फिर डाइग्रेशन आ जाएगी, ट्रैक से हट जाएंगे। लेकिन हमारा इस वक्त जो टारगेट है वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पे है। और इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ, इट हैज़ अ पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये क्या होते हैं? लेट्स सपोज हम एक वर्ड लेते हैं, उस वर्ड में कितने साउंड बनते हैं। अब एक वर्ड है कैट, क्या इस कैट में कोई पॉज आ रहा है? कोई 2 साउंड बन रहे हैं, हम एक ही कैट। लेकिन अगर हम बात करें बटरफ्लाई, तो अब बटर और फ्लाई के दरमियान गैप आ रहा है, 2 अलग अलग साउंड बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 2 सिलेबल्स हैं। तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटीफुल। एक ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल। अब इसके मैंने पार्ट्स के ये ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू साउंड। ब्यूटीफुल 2 पॉजेज हैं, 3 वर्ड्स बन रहे हैं, 3 साउंड्स बन रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि इसमें 3 सिलेबल्स हैं। तो जब सिलेबल्स की बात आती है तो कभी कभार पहले सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, दूसरे पे नहीं होता, कभी दूसरे पे होता है, पहले पे नहीं होता। तो फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री का जो पैटर्न है उसके लिए ये शर्त है कि अनस्ट्रेस्ड होगा पहला सिलेबल और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिकल पोएम्स और मेट्रिकल वर्सेस। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री या फॉर्मल पोइट्री एक ही बात है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मीटर एंड राइम मोर इजीली। कि इसका पहला फीचर यही है कि इससे मीटर समझने में आसानी हो जाती है, साथ में राइमिंग स्कीम, राइम पैटर्न समझने में आसानी हो जाती है। दिस टाइप ऑफ पोइट्री वॉज कॉमन इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन एपिक पोइट्री। मतलब ये कॉमन था ग्रीक में और रोमन एपिक पोइट्री में। इसके बाद मीटर कैन वेरी इन फॉर्मल वर्ड्स, मीटर डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? पोइट्री रिटन इन फॉर्मल वर्ड्स कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड इट कैन बी अनफेमिलियर टू द पीपल हु हैव नॉट रेड मच फॉर्मल पोइट्री। हाँ, ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है इसके फीचर्स में कि जिन लोगों ने पोइट्री नहीं पढ़ी हुई उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ना सिर्फ
ले मैन के लिए, एक आम शख्स के लिए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, बहुत से पोइट्स फॉर्मल वर्स पोइट्री को लिखने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनको राइमिंग स्कीम, मीटर, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता था, फिर जाके वो उनकी पोइट्री तैयार होती थी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉर्मल पोइट्री टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक है बैलेड, दूसरा है चॉन्ट ट्रायल, तीसरा है एपिग्राम, नेक्स्ट ऑड है, टर्जा रीमा, सोनेट, कॉमन मीटर। ये फॉर्मल वर्स पोइट्री की टाइप्स हैं। अब ये क्या है, इनको डिस्कस अभी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वही बात कि अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने लग गया तो ये भी एक बहुत बड़ा समंदर है। तो हम इसी टॉपिक पे रहते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये मैंने एक पोएम है उसमें से एक स्टैंजा लिया है और इसको मैंने समझाने के लिए इसको मैंने ग्रीन और ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक लाइन पढ़ता हूं मैं, Shall I compare thee to a summer's day? अब मैंने इसके ब्रेक कर दिए हैं, सिलेबल्स बना लिए हैं। Shall I compare thee to a summer's day? तो अगर देखा जाए तो इसके 10 सिलेबल्स हैं और 10 सिलेबल में को हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जब 2 सिलेबल्स को कंबाइन करते हैं तो एक आयम्बिक मीटर बनता है, एक आयम बनता है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो पहली लाइन में 5 पेयर्स बन रहे हैं सिलेबल्स के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आयम्बिक पेंटामीटर है। और इसकी राइमिंग स्कीम देखी जाए तो डे, प्रेड ऑफ मे, डेट। चलिए ये तो एक अलग बात है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम सिलेबल्स के बारे में। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल को किस तरह से पहचानना है, किस तरह से वेरीफाई करना है, बहुत आसान तरीका है। जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने के लिए आपने अपना हाथ गले के ऊपर रखना है, गले की शायरक के ऊपर रखना है और वर्ड को प्रोनाउंस करना है। जिस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए गले पे स्ट्रेस पड़ेगा तो समझ लें कि वो स्ट्रेस वर्ड है। अब एग्जांपल है, अब आप लोग भी अपने गले पे हाथ रखें और मेरे साथ साथ बोले शेल आई। अब देखें शेल पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा, आई जो है वो आवाज़ गले से निकली है। अब नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर, कंपेयर, अब पेयर के ऊपर स्ट्रेस पड़ा है। दी टू a summer's day। तो इसी तरह से करते हुए हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस आइडेंटिफाई करेंगे और बता देंगे कि अगर तो पहला अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो हम बता देंगे कि ये आयम्बिक मीटर इस्तेमाल हुआ है। बाकी की जो 3 लाइन्स हैं वो आपके लिए है। वैसे तो मुझे हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, एक असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए कर देना चाहिए था, लेकिन बस आपने इसको अच्छे से देखना है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि वही बाकी की जो 3 लाइन्स हैं, वर्सेस हैं, आपने गले के ऊपर हाथ रख के बोलना है और देखना है कि क्या ये जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि क्या ये स्ट्रेस है या अनस्ट्रेस्ड है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लैंक वर्स पोइट्री, इसकी सेकेंड टाइप है। अब क्या है जी, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस एंड इन दिस टाइप द पोइट्री इज रिटन बाय फॉलोइंग द मीटर। अब मीटर को फॉलो करना है, लेकिन इसमें मीटर कौन सा होगा? आयम्बिक पेंटामीटर सिर्फ। इट डजंट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम। इस ब्लैंक वर्स में क्या है, मीटर फॉलो होगा, राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होगी, लेकिन मीटर भी कौन सा होगा? आयम्बिक पेंटामीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ पोइट्री was popular from 16th century to 20th century, मतलब 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के दरमियान ये कॉमन यूज होती थी। By the introduction of blank verse, poets got some relaxation because it was being felt difficult to follow meter and rhyming scheme as well। यानी कि at a time, the same time, तो क्या हुआ, जब ब्लैंक वर्स पोइट्री
इंट्रोड्यूस की गई तो बहुत से पोइट्स ने सुकून का सांस लिया कि उनको अब पोइट्री लिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैंने अभी पहले बताया है कि फॉर्मल वर्ड्स पोइट्री लिखने के लिए हर चीज़ को नाप तोल करके लिखना पड़ता था, लेकिन ब्लैंक वर्स जब आई तो पोइट्स के लिए आसानी होगी कि राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करनी, जस्ट मीटर फॉलो करना। मीटर कौन सा? आयम्बिक पेंटामीटर। और इसमें सबसे जो फेमस पोइट हैं वो है विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने ब्लैंक वर्स पोइट्री को अपने प्लेस में इस्तेमाल किया। उनकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी वो आगे बता देंगे। अब लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इट हैज़ नो फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स। बिल्कुल 5 लाइन्स का स्टैंजा भी हो सकता है, 10 का, 15 का, 20 का। एक पोएम डिफरेंट मोर देन 100 लाइन्स पर भी बेस कर सकती है। तो मतलब इसके लिए अब वो मीटर फॉलो करना जरूरी नहीं है राइमिंग स्कीम का, लेकिन मीटर पेंटामीटर पे चलेगा। नेक्स्ट क्या है? इट्स मोस्टली यूज्ड इन वर्स ड्रामा और इन लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, जैसा कि एपिक पोएम्स होती हैं। आपको पता है एपिक पोएम्स जो हैं वो मोर देन 2-3 वॉल्यूम्स पर बेस करती हैं, जिसकी सबसे मेन जो एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम्स in which single person presents his thoughts in the form of speech। अब आपको मोनोलॉग का मेरा जो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, अब आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप में से जिन लोगों ने मोनोलॉग की वीडियो या लेक्चर नहीं देखा तो वो भी साथ देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग होती क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। तो कहा यह जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में ब्लैंक वर्स पोइट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ कंसिस्टेंट मीटर विद 10 syllables इन ईच लाइन्स। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 10 syllables होंगे, उसके हम पेयर्स बनाएंगे तो 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर 1 पेयर एक आयम बनेगा, तो 5 पेयर जो है वो क्या होंगे? पेंटा, आयम्बिक पेंटामीटर होगा। इट सपोर्ट्स ग्रैंड थीम्स, यानी ग्रैंड थीम को सपोर्ट करता है ये। ओरिजिन क्या है इसका ब्लैंक वर्स पोइट्री का? इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इन इटली, कि इसका आगाज 16th सेंचुरी में हुआ इटली में। हेनरी होवर्ड एक इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने बरतानिया में, इंग्लैंड में इस ब्लैंक वर्स पोइट्री को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद वहां पर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। He used it in the translation of Aeneid। Aeneid क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बता दिया जाएगा। Later on, John Milton used it in his one of the famous poetry, जिसका नाम है Paradise Lost। नेक्स्ट बारी आती है टाइप्स ऑफ ब्लैंक वर्स पोइट्री। कौन कौन सी टाइप है? आयाम पेंटामीटर, अभी मैंने बताया, जिसमें पहला सेलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, ये भी इसमें नजर भी आ रहा होगा आपको। दूसरे नंबर पे है ट्रॉकी ब्लैंक वर्स, जिसमें अब ये आयम का ऑपोजिट है। आयम में पहला अनस्ट्रेस था, दूसरा स्ट्रेस था, लेकिन ट्रॉकी में पहला स्ट्रेस्ड होगा, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा। नेक्स्ट है एनापिस्ट। एनापिस्ट क्या है? इसमें पहले 2 सेलेबल अनस्ट्रेस्ड होंगे, तीसरा सेलेबल स्ट्रेस्ड होगा। फोर्थ वन पे है डेक्टल ब्लैंक वर्स, जिसमें पहला स्ट्रेस होगा, बाकी के 2 जो है वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। ये है क्या ट्रॉकी, एनापिस्ट, डेक्टल? इसके बारे में बिल्कुल ये मीटर है, इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा और इसको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। इसकी जो एग्जांपल है टेंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसमें से मैंने कुछ लाइंस ली हैं, वो डिस्कस कर लेता हूँ। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters
rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Once again, do I behold these steep and lofty cliffs, the landscape with the quiet of the sky. The day is come when I again repose. अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें जो सिलेबल्स हैं, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे, इससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम अगर देखी जाए, लेंथ हियर स्प्रिंग अगेन क्लिफ स्काई रिपोज, क्या हुआ? इनके जो सिलेबल तो सेम है, लेकिन इनकी राइमिंग स्कीम पहले लाइन का आखिरी वर्ड का साउंड अगले लाइन के आखिरी वर्ड के साउंड से मैच नहीं कर रहा। सेम इज द केस विद अदर लाइन्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसमें राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई। तो ये ब्लैंक वर्स पोइट्री की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे मोस्ट पॉपुलर ब्लैंक वर्स पोइट्री कौन कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट है बाय जॉन मिल्टन है, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर है, द प्रीलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है, डॉक्टर फॉस्टेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, हाइपोरियन बुक 1 बाय जॉन कीट्स। ये इसके अलावा और भी डिफरेंट हैं, बहुत सी ऐसी पोइट्री है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, लेकिन ये फेमस हैं, बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। ये कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई, या डिफरेंट दूसरे ममालिक में जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस का हिस्सा है, किसी की ग्रेजुएशन में इस सिलेबस का हिस्सा है, किसी के मास्टर्स में सिलेबस का हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने इन जो है ये जो पोइट्री है, ये पोइट्री वर्क जो है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। और एक और है टीयर आइडल टीयर्स बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। ये भी बहुत फेमस राइटर है, पोइट भी हैं, और इनका जो वर्क है ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट फ्री वर्स पोइट्री, तीसरे नंबर की जो टाइप है फ्री वर्स पोइट्री है। फ्री वर्स पोइट्री होती क्या है? इन दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री द पोइट इज नॉट बाउंड टू फॉलो रेगुलर मीटर और राइमिंग स्कीम। ले जी, यहाँ पर काम ही आसान हो गया कि पहले था फॉर्मल वर्स, जिसमें पोइट को बहुत मुहतात, केयरफुल होकर, बहुत क्रिटिकल अंदाज में, यानी कि जान जोखों में डाल के पोइट्री लिखनी पड़ती थी, और उसमें भी जो उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। फिर क्या हुआ? ब्लैंक वर्स आ गई, जिसमें उनको थोड़ी सी आसानी हो गई कि चलो यार राइमिंग स्कीम छोड़ दो, बस मीटर को फॉलो करना, आयाम्बिक पेंटामीटर पे लेके चलना है। लेकिन क्या हुआ? जब फ्री वर्स पोइट्री आई, उसमें तो पोइट्स के लिए टोटली आसानी कर दी कि ना ही मीटर फॉलो करो, ना ही राइमिंग स्कीम फॉलो करो। इन दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द लेंथ ऑफ लाइन। बिल्कुल, अब पहली लाइन के अगर 20 सिलेबल है, दूसरी लाइन के 10 सिलेबल भी हो सकते हैं, तीसरी लाइन के 4 सिलेबल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पोएट हाउ ही राइट्स। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन, जो है इज वन ऑफ द पोएट्स हु यूज्ड दिस टाइप ऑफ पोइट्री, this type in his poetry, and he is known as a father of free verse poetry। मतलब हम और भी लोगों ने इस्तेमाल, और भी पोइट्स ने इस्तेमाल किया है फ्री वर्स को, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो है वॉल्ट विटमैन को ही फादर ऑफ फ्री वर्स का रिवॉर्ड जो है वो टैग दिया गया है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स होंगे, इट डजंट हैव रेगुलर मीटर और राइम, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इसमें ना ही मीटर होगा ना ही राइम होगा प्रॉपरली। इट ऑल्सो डजंट फॉलो प्रॉपर राइम स्कीम, एंड दीज काइंड ऑफ पोएम्स डोंट हैव एनी सेट रूल्स। कोई रूल नहीं होगा, ए बी सी डी ए डिफरेंट हो सकता है इसका सेट पैटर्न। मतलब पहले वर्ड का साउंड ए है, दूसरे का डिफरेंट होगा तो बी हो जाएगा, तीसरी लाइन का साउंड बी डिफरेंट होगा तो वो सी है, फोर्थ का डी है, फिफ्थ का अगर ए बी सी डी में से कोई मिलेगा तो हम लोग कह देंगे ए है या बी है। तो इसलिए इसका कोई सेट रूल नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल पॉजेस एंड नेचुरल रिथमिकल फ्रेजेस एज कंपेयर टू नॉर्मल पोएट्री।
नॉर्मल पॉजेज हैं, बेस नॉर्मल पॉजेज हैं, मतलब दूसरी नॉर्मल पोइट्री में देखना पड़ता है, हर चीज़ को फोकस करना पड़ता है, पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ड्स लिबरे। अगर ये वर्ड को हम फ्रेंच में प्रोनाउंस करें तो वर्ड लिबरे, क्योंकि मैंने फ्रेंच पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं इसको प्रोनाउंस कर सकता हूँ। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है उनकी ज़ुबान में फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल्स, द गार्डन बाय इजरा पॉन्ड। अब ये इजरा पॉन्ड की जो पोइट्री है ये टोटली ब्लैंक वर्स पोइट्री को फॉलो करती है। वो क्या है? लाइक अ स्केन ऑफ लूज सिल्क ब्लॉन अगेंस्ट अ वॉल, शी वॉक्स बाय द रेलिंग ऑफ अ पाथ in Kensington Gardens, and she is dying piecemeal of a sort of emotional anemia, and round about there is a rebel of the filthy, sturdy, unkillable infants of the very poor. They shall inherit the earth. तो नाज़रीन ये थी एग्जाम्पल ब्लैंक वर्स पोइट्री की। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये था मतलब इसमें ना ही राइमिंग स्कीम को फॉलो किया गया, ना ही मीटर को फॉलो किया गया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।